देखो, अपने पढ़ रहे थे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। 3 नियम मैंने आपको बताए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम। पहला नियम आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, जो नहीं आए हैं वो ऑनलाइन देख लो यूट्यूब पे। प्रभाविता का नियम 3 क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको। पहला, प्रभाविता के नियम में कैसे पादप प्राप्त हुए, तो हमने लंबे और बोने को मिलाया था, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने को मिलाया। कैसे पैदा हुए? अशुद्ध लंबे, अशुद्ध। एक मैंने आपको बताया था प्रभावी लक्षण होता है, और एक होता है अप्रभावी लक्षण। परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ऐसा लक्षण जो पहली पीढ़ी में प्रकट हो जाए वो तो प्रभावी लक्षण है, जो छुप जाए अप्रभावी है। हमने क्या किया था? हमने कुछ यूं काम किया था, हमने लंबे को क्रॉस करवाया था किसके साथ? लंबे को बोने के साथ मिलाया, सारे के सारे कैसे आ गए? बोने तो पैदा हुए नहीं, बोना था। तरीके समझाया था, दादा आपका लंबा है, दादी आपकी मान लो बोनी है, पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, बुआ सब ठीक ठाक लंबे आए हैं, अशुद्ध लंबे, कोई बोना पैदा नहीं हुआ। तो ये दादा दादी जनक पीढ़ी है, तो पिताजी कौन सी पीढ़ी है? तो देखो, पहली पीढ़ी में लंबे पादप थे, बोने पादप थे। लंबे थे तो लंबे प्रकट हो गए, तो प्रभाव में कौन सा आया? लंबा आया कि बोना आया? जो लक्षण प्रभाव में आया वही प्रभावी लक्षण है। बोना था फिर भी बोना पैदा, तो बोना लक्षण वो छुप गया। अब ये नहीं है कि बोनेपन का लक्षण खत्म हो गया, आने वाली भावी पीढ़ी में लक्षण प्रकट भी हो सकता है। तो बोना था फिर भी प्रभाव में नहीं आया, इसलिए बोने को आप नाम दोगे अप्रभावी लक्षण। 3 ही क्वेश्चन बनेंगे यहां से। अशुद्ध लंबे का एलील बताया था। पहला नियम, पूरा थ्योरम यही है कि F1 पीढ़ी में या प्रभाविता के नियम में कैसे पादप प्राप्त हुए। अगर एलील आए तो कैपिटल T, प्रभाविता के नियम का प्रभावी लक्षण क्या है? लंबापन। अप्रभावी क्या है? अब आप नियम पे चलो। ये पहले नियम का नाम प्रभाविता का नियम, या इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये प्रभाविता का नियम क्यों है? कारण है क्या? लंबे थे, बोने थे। लंबे है ना, 100% पहली पीढ़ी के अंदर लंबापन प्रभावी हो गया। पहली पीढ़ी में लंबापन प्रभावी हो गया, बोना आया ही नहीं, तो लंबापन प्रभावी हुआ, तो नाम भी पड़ा प्रभाविता का, क्योंकि इसमें एक लक्षण प्रभावी हो जाता है, इसलिए नाम क्या है? क्लियर हुआ नाम क्यों रखा गया? अब अपने चलते आगे। यहां तक मैंने आपको करवा दिया था, सब लिखाया था, थोड़ा सा रिपीट किया ताकि पीछे वाला जो आपने पढ़ा थोड़ा याद आ जाए। अब कैसे पादप पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे। ये कौन सा है? अब एक बार जरा थोड़ा सा और ध्यान दो। मेंडल ने लंबा लिया, उसको मिलाया मेंडल ने किसके साथ? दोनों को मिलाने से कौन सा आया? आया तो अशुद्ध लंबा, पर है तो लंबा ही, बोना तो नहीं कह सकते। अब बताओ मेंडल ने यहां पर क्या सोचा होगा? मटर के लंबे पौधे को बोने के साथ मिलाया, लंबे तो आगे बोने आए नहीं, तो मेंडल ने क्या सोचा होगा? यहां पर प्रभाविता यहां पर रोक दी होगी कि बस ठीक है आ गया हाइब्रिड। मेंडल ने क्या सोचा? मेंडल ने वो सोचा जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सोचा, और आप लोगों ने जो नहीं सोचा वो मेंडल ने सोचा। ठीक है, यही बात। इधर देखो, मेंडल ने कहा कि मैंने लंबे को बोने के साथ मिलाया तो लंबे तो आ गए हैं, अब भविष्य में मेरे किसी रोग की वजह से सारे बोने पौधे सड़ जाए तो मुझे क्या दोबारा बोने पौधे नहीं मिलेंगे? ये भी खास बात है। आ जाओ आ जाओ। तो उन्होंने कहा, सोचो, उसमें दिमाग क्या लगाया कि लंबे को बोने के साथ मिलाए, लंबे तो आ गए, बोने तो आए नहीं। अगर बोने अब खत्म हो जाए तो जिंदगी में मुझे बोने नहीं मिलेंगे तो फिर उसने सोचा कि जब लंबे को बोने के साथ मिलाया तो बोना आया नहीं, इसका मतलब इन दोनों को मिलाने से बोना पैदा होगा कि नहीं होगा? कभी नहीं होगा। तो बोना कैसे पैदा होगा? तो उसने सोचा क्यों ना जो पैदा हुआ है उसको उसी के साथ मिलाकर देख लेते हैं, क्या पता बोना आ जाए।
भी शुद्ध लंबे, शुद्ध बोना आया नहीं, तो क्या पता जो अशुद्ध लंबा हमारा पैदा हुआ उसको उसी के साथ मिला दें, क्या पता बोना आ जाए। तो ये जो अशुद्ध लंबा कौन सी पीढ़ी है, तो ये F1 है, तो ये भी कौन सी है, तो मेंडल किसको किसके साथ मिला रहा है, F1 को मिला रहा है F1 के साथ, पहली पीढ़ी को पहली पीढ़ी के साथ मिला रहा है। अब यहां पर दो प्रकार बनते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक नाम आता पर परागण। समझो ध्यान से, स्वपरागण का मतलब है उसी पीढ़ी को उसी पीढ़ी के साथ अगर मिलाकर आप एक संतान पैदा कर रहे हो तो स्वपरागण है, उसी पीढ़ी को आप किसी दूसरी पीढ़ी के साथ मिला रहे हो तो वो परपरागण है। हमारे अंदर आप इस चीज को छोटे से उदाहरण से यूं समझ सकते हो, अगर आप अपनी ही जाति के साथ निषेचन करते हो, जैसे रिश्ते होते हैं घर वालों की तरफ से, अरेंज मैरिज होती है ना, घर वाले आपकी जाति देखते हैं, आपका विवाह होगा तो आपके रिश्तेदारी में कहीं ना कोई एक बिचौला होगा, वो आपके समाज से रिश्ता करवाएगा, कोई दो आपकी जो कास्ट होती है टाल देता है, कोई चार तो चार गोद छोड़ांगा, दो छोड़ांगा, तीन। अगर आप मान लो जाट हो तो जाट के साथ अगर आपका विवाह हो रहा है तो ये स्वपरागण है। आप जाट हो, आपका विवाह हो रहा है कोई अलग कास्ट, बिश्नोई हो गया या कोई मुस्लिम हो, कोई भी अलग जाति के साथ निषेचन करना होता है परपरागण, उसी जाति के साथ निषेचन करना होता है स्वपरागण। तो यहां पर कौन सी पीढ़ी को कौन सी मिला रहे हैं, उसी पीढ़ी को उसी के साथ मिला, तो क्या होगा, तो नोट लगाओ, एक लाइन लिखो, F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों के मध्य, F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों के मध्य स्वपरागण कराने से, स्वपरागण को अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन है ये, स्वपरागण कराने से कौन सी पीढ़ी आएगी बताओ, F2 आएगी, से F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, पैदा होती है या प्राप्त होती है, एक ही बात है। F2 कैसे आएगी, इधर देखो, हमने मिलाया शुद्ध लंबे को शुद्ध बोने के साथ, तो सारे के सारे कैसे पैदा हो गए थे, अशुद्ध लंबे कौन सी पीढ़ी है। अब आप इसी को इसी के साथ मिला रहे हो तो नीचे जो आएगी वो पीढ़ी कौन सी होगी, F2 होगी। सिंपल सी बात है, दादा दादी तो पिताजी, जब पिताजी ने निषेचन किया तो हम लोग आए, तो दादा के लिए हम कौन सी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, तो हमने F1 को F1 के साथ ही मिलाया तो स्वपरागण हुआ, कौन सी पीढ़ी पैदा हो गई, F2। अब F2 करके देखते हैं कैसे होगी। मैंने क्या बोला है, F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों के मध्य स्वपरागण कराना है, तो F1 से पादप कौन से प्राप्त हुए थे, अशुद्ध लंबे। F1 का क्रॉस करवाना है किसके साथ, F1 के साथ करवाना है, तो अशुद्ध लंबे को किसके साथ मिलाएंगे, एक को नर मान लो, एक को मादा मान लो, ये था अशुद्ध लंबा, यही था कैपिटल टी स्मॉल टी। एक को नर मान लो, एक को मादा मान लो, किसी को मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है। क्या करेंगे, सबसे पहले एलिल का विभाजन, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये नर ये मादा, ये नर ये मादा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर्जी मानो। क्या करना है, वही सेम काम करना है, इसको नर को इस मादा के साथ मिला देंगे, इस नर को इस मादा के साथ भी मिला सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस नर को इस मादा के साथ भी मिला सकते हैं, इस नर को इस मादा के साथ भी मिला सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। इन दोनों को मिलाओ, क्या आया, कैपिटल टी, इनको मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को मिलाया तो भी स्मॉल टी, कैपिटल टी नहीं बोलना है। स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण बाद में आता है, प्रभावी लक्षण पहले, पहले बड़ा फिर छोटा लिखना है। इनको मिलाओ तो इन दोनों को, ये देखो पैदा हो गया, दादी आपकी बोनी थी, पिताजी वाली पीढ़ी में कोई बोना नहीं हुआ तो दूसरी पीढ़ी में आ गया,
पोता कोई बोना हो सकता है, पोती बोनी हो सकती है, जरूरी नहीं कि होगा, हो सकता है। ये पहली पीढ़ी थी, तो ये कौन सी पीढ़ी आई? इनके कुछ नाम है, लिख लें। ये कौन सा होगा? ये होगा शुद्ध लंबा, होगा कि नहीं होगा? ये दोनों कौन से होंगे? अशुद्ध। ये कौन सा होगा? अब परसेंटेज में बांट लें, 25 25 25 और 25 हो गए 100%। 25 और 25 50 75 100, एक को परसेंट दे दे 25, तो कितने परसेंट शुद्ध लंबे आए हैं? कितने परसेंट है शुद्ध लंबे हैं? कितने परसेंट शुद्ध बोने हैं? अब क्वेश्चन कैसे बनते देखो, ये डायग्राम बनाओ पहले। सबसे पहले तो यही पूछेंगे F2 पीढ़ी में कैसे पादप प्राप्त हुए। उत्तर होगा शुद्ध लंबे तथा अशुद्ध लंबे। शुद्ध लंबे शुद्ध बोने अशुद्ध बोने, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, शुद्ध लंबे शुद्ध बोने अशुद्ध लंबे। उत्तर होगा डी, सारे आगे। शुद्ध लंबा भी आया है, शुद्ध बोना भी आया है और अशुद्ध लंबा भी आया है। इसके क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी पढ़ेंगे अपने। बना नहीं डायग्राम उसको, इधर देखो। अब आपसे पूछूं कि F1 पीढ़ी से जब हमने 100 परागण कराया, क्रॉस कराया, तो क्या मिली हमें? अब F2 प्राप्त F2 पीढ़ी को ही मेंडल का द्वितीय नियम कहते हैं, दूसरा नियम। यानी जो अभी आपने पढ़ा है ना, पहला नियम नहीं, वो तो हो गया, दूसरा नियम खत्म हो गया, अभी ये दूसरा नियम ही है। कैसे है पढ़ते हैं देखो। द्वितीय नियम कहते हैं, ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, वही द्वितीय नियम है, वही द्वितीय नियम है। क्यों? चेक करो देखो, ऐसे सोचो, पहली पीढ़ी और पहला नियम प्रभाविता का नियम है, दूसरी पीढ़ी और दूसरा ही नियम, द्वितीय पीढ़ी द्वितीय नियम। अब मैंने आपको द्वितीय नियम का कुछ नाम बताया था, पृथक्करण का नियम। तो मेंडल के नियमों से प्राप्त F2 पीढ़ी को ही मेंडल का द्वितीय नियम कहते हैं। चाहे F2 पीढ़ी बोल लो, चाहे द्वितीय नियम बोल लो। देखो, पहली पीढ़ी F1, पहली पीढ़ी पहला नियम, दूसरी पीढ़ी दूसरा नियम। अब दूसरे नियम का कुछ नाम पड़ता है, यह दूसरा नियम खत्म हो चुका है, इसको आप यूं बोल सकते हो द्वितीय नियम। ना बोलो तो बोल दो, ये भी ना बोलो तो इसे बोलेंगे पृथक्करण का। ये भी ना बोलो तो आप इसे बोलोगे विसंयोजन का नियम। ये भी ना बोलो तो आप इसे बोलोगे शुद्धता का नियम। कोई भी नाम आ सकता है। कैसे? सपोज करो, इधर देखो, पहली पीढ़ी का नाम प्रभाविता का नियम है। क्यों है? पहली पीढ़ी में 100% लंबापन प्रभावी लक्षण है, तो प्रभाविता का नियम है, प्रभावी हुए तो प्रभाविता का नियम। दूसरी पीढ़ी का नाम पृथक्करण क्यों पड़ा, विसंयोजन क्यों पड़ा, शुद्धता क्यों पड़ा? कारण है, देखो, लंबाई के लक्षण कितने होते हैं? शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। अरे ये खत्म हो गया तो बोलना। तो F2 पीढ़ी में लंबाई के सभी लक्षण पृथक पृथक नजर आते हैं। क्या? 25% पृथक है शुद्ध लंबा, 50% पृथक हो गया है शुद्ध लंबा, 25% पृथक का मतलब अलग, 25% पृथक हो गया शुद्ध बोना। तो F2 पीढ़ी में लंबाई के सभी लक्षण पृथक पृथक नजर आते हैं, इसलिए नाम क्या है?
विसंयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब जुड़ना, विसंयोजन का मतलब पुनः जुड़ना, दोबारा क्या जुड़ना? पूर्वजों को याद करो, लंबे को मिलाया था किसके साथ? कौन सा आया? लंबा आया। बोना आया क्या? बोनेपन का लक्षण हमारे पूर्वजों में था, दादी में था, एक पोते में है। तो पूर्वजों का बोनेपन का लक्षण पूर्वजों में था, फिर भी पापा वाली पीढ़ी में तो प्रकट हुआ ही नहीं, तो ये पापा में था, छुपा हुआ है, तो दूसरी पीढ़ी में पुनः प्रकट हो गया, दोबारा जुड़कर आ गया। पूर्वजों में था, दोबारा जुड़कर पोते वाली पीढ़ी में पैदा हुआ, तो दोबारा जुड़ना विसंयोजन था, इसलिए पुनः जुड़ के यहां आ गया। शुद्धता का नियम क्यों दिया नाम? कारण है, लंबाई के लक्षण कितने होते हैं? इसके अलावा तो होते नहीं है, या तो शुद्ध लंबा होगा, या अशुद्ध लंबा होगा, या यही खत्म तो बोना होगा। तो F2PD में सभी लक्षण की अपनी अपनी शुद्धता है। क्या शुद्धता है? 25% ये शुद्धता है कि शुद्ध लंबे है कि नहीं? 50% ये भी शुद्धता है कि अशुद्ध लंबे है, 25% ये भी शुद्धता है कि शुद्ध बोने हैं। तो लंबाई के लक्षणों की अपनी अपनी अलग अलग शुद्धता है, 1:2:1 की शुद्धता है, इसलिए नाम क्या पड़ा? तो एक बार वापस रिपीट कर दो, सुन लो। पहली पीढ़ी पहला नियम, दूसरी पीढ़ी या फिर पृथक्करण का नियम, या फिर आप क्या लिखोगे? मेंडल के नियमों से प्राप्त F2PD को ही मेंडल का द्वितीय नियम कहते हैं, या इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, या विसंयोजन का नियम कहते हैं, या शुद्धता का। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, किस नियम को शुद्धता का नियम कहा जाता है? आप बोलोगे द्वितीय नियम को, या बोलोगे पृथक्करण के नियम को। किस नियम को विसंयोजन का नियम कहा जाता है? कौन सी पीढ़ी को विसंयोजन का नियम, या शुद्धता का नियम, या पृथक्करण का नियम कहते हैं? F2PD। नियम के सारे नाम याद रखने, उतार लिया यहां तक, नोट कर लो, साथ साथ नोट करते रहो, बार बार बोल रहा हूं। अब बनाते हैं क्वेश्चन। डायरेक्ट लिख लो, F2PD को द्वितीय नियम, या पृथक्करण का नियम, या शुद्धता का नियम, या विसंयोजन का नियम कहा जाता है। दूसरी पीढ़ी, दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, या शुद्धता का नियम। ये लाइन नोट लगा के लिख लो। अब निकालते हैं दूसरे नियम के क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। 4 क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, चारों में बता देता हूं। ये तो थी थ्योरी, अब इस थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव कैसे निकलेंगे वो निकाल लेते हैं। इधर ध्यान दो, अब लिखो पहला क्वेश्चन, आपसे पूछेंगे F2PD का फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात हिंदी में बोलो तो लक्षण प्रारूप क्या है? F2PD का फिनोटाइप अनुपात क्या है? फिनोटाइप अनुपात क्या? इधर देखो, एक होता है फिनोटाइप, डायरेक्ट रेशियो आता है, ये क्वेश्चन दूसरी पीढ़ी इंपॉर्टेंट है पहले की बजाय, दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप अनुपात को हिंदी में कहेंगे अपने लक्षण प्रारूप। एक आता है जीनोटाइप अनुपात, क्वेश्चन उतार के छोड़ दो, नीचे वाला मत लिखना। जीनोटाइप अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है? प्रारूप। अनुपात बोल दो, प्रारूप बोल दो, इंग्लिश में रेशो कह देते हैं, है ना, एक ही बात है सारी। शुद्ध शब्द होता है प्रारूप, इसको आप नाम दोगे जीनी प्रारूप। जीनी होता क्या? देखो, फिनोटाइप अनुपात है कि आप इस पीढ़ी को मोटा मोटा ना देखकर अंदाजा लगाओ। जैसे आप खेत में जाते हो,
आपके पास मान लो 10 एकड़ 20 एकड़ में आपने गेहूं बो रखा है, कोई रिश्तेदार आया, काम करते नहीं कि चलो थाने खेत दिखा के लिया, खेत में गए, कहते फसल बाड़ी किए हैं कि ठीक है, खाड़ा पर जाके खड़े हो गया, मारे इतनी कणक ठीक है, वो टाकरो सो मुड़ दो रह गयो, ऐसे कहते हैं ना। तो आपने मोटा मोटा अंदाजा लगाया वो इन्हें ठीक है, तो थोड़ा कमजोर है, अंदाजा लक्षण बताए। अब आप देखकर गेहूं की फसल को आप यूं देखते हो क्या कि इस कतार में वो पहलो पौधो है, वो गेहूं को मोटो है, वो छोटो है, एक एक तो नहीं गिनते, ये इधर ठीक है, ये थोड़ा सा वो टाकरो से खराब होगी, वो लक्षण बताया आपने, उसको कहते हैं फिनोटाइप अनुपात। तो फिनोटाइप क्या निकलेगा? फिनोटाइप निकलेगा आपका, पीडी को देखो, पीडी में कौन सा आया है? एक तो पैदा हुआ था कैपिटल टी, दो आए कैपिटल टी स्मॉल टी, एक आया था। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा है? शुद्ध लंबा है। ये कौन सा है? अशुद्ध लंबा। ये भी कौन सा है? अशुद्ध लंबा। इसको लंबा कहेंगे क्या? अब सोचो, एक बार आप अशुद्ध शुद्ध को भूल जाओ, मोटा मोटा देखते हैं, मोटा मोटा देख कर क्या बताओगे? आपको वैसे 3 तो लंबे हैं, इसको लंबा कह दूं क्या? आप कहोगे ये बोना है, तो 3 लंबे 1 बोना, तो फिनोटाइप अनुपात आया 3:1। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पृथक्करण के नियम का फिनोटाइप अनुपात क्या है? 3:1, 2:2:1, 9:3:3:1, 1:2:1, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे। 3:1 मतलब 3 लंबे 1 बोना, या यूं बोल सकते हो 75% लंबे 25%, ये भी सही है परसेंटेज में पूछे तो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सारे लंबे एक जैसी है क्या? अब मैं बोलूंगा ये तो मोटा मोटा अंदाजा बताया कि इधर ठीक है, ये थोड़ा सा अलग रह गया, सारे एक जैसे नहीं है। अब मैं बोलूं कि अच्छा 3 लंबे हैं, अब आपको मोटा मोटा अंदाजा नहीं बताना, मैं बोलूंगा नहीं अलग ढंग से बताओ सारे लंबे है क्या? आप बोलो रुको मुझे देखने दो, फिर आप कहोगे एक तो है टिका के लंबा, 2 है ठीक ठाक लंबे, 1 लंबा नहीं 1 बोना है। इस पीढ़ी में आपने एक एक जीन को तोड़ दिया, क्या इससे ज्यादा आप इस पीढ़ी को विभक्त कर सकते हो? आपने एक एक जीन को, एक एक कारक को छांट दिया, वो कहलाता है जीनोटाइप। तो आपसे पेपर में पूछे F2 पीढ़ी का जीनोटाइप अनुपात बताओ, जीनी प्रारूप। जीनोटाइप का मतलब है जितना पीढ़ी को लास्ट तक आप तोड़ सकते हो उतना तोड़ दो, वो होगा जीनोटाइप अनुपात। हिंदी में कहेंगे जीनी प्रारूप, मतलब एक एक जीन को अलग कर दो, एक एक जीन को अलग करें, 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे, 1 शुद्ध बोना, तो जीनोटाइप अनुपात आएगा 1:2:1। चाहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद कर लो, रट्टा अगर नहीं मारना है तो थ्योरी पता है आपको, उससे निकालना है। परसेंटेज में निकालो तो भी लिख सकते हो। देखो 25% क्या थे? शुद्ध लंबे। 50% क्या थे? और 25% क्या थे? परसेंटेज निकालोगे, इनका रेशियो निकालो तो निकाल सकते हो। 25 एकम 25 दुए 25 एकम क्या आया? 1:2:1। तो आपसे पूछे कि F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात क्या है, या पूछेंगे निम्न में से F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप है, निम्न में से F2 पीढ़ी का जीनी प्रारूप है। अब आपसे क्वेश्चन बनता है तीसरा, F2 पीढ़ी में कैसे पादप प्राप्त हुए? अगर नियम आपने ढंग से पढ़ा है तो आप फटाफट 1 सेकंड में निकाल सकते हो। F2 पीढ़ी में कैसे पादप प्राप्त हुए? कैसे हुए बताओ? शुद्ध लंबे प्राप्त हुए क्या? अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए क्या? शुद्ध बोने प्राप्त हुए क्या? तो तीनों ही आ गए। F2 पीढ़ी में कैसे पादप प्राप्त हुए? तो बोलोगे शुद्ध लंबे कोमा अशुद्ध लंबे कोमा शुद्ध बोने, जिस ऑप्शन में लिखा हो मिले वही ठीक है, या डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है।
कि F2PD में निम्न में से कैसे पादप प्राप्त हुए, या F2PD से प्राप्त पादपों का एलिल है, ऐसे देंगे। परसेंटेज में पूछे, पिछली बार लेब असिस्टेंट में आया था क्वेश्चन ये कि F2PD में कैसे पादप प्राप्त हो, उसने 11 दिया था। 25% शुद्ध लंबे, 25% अशुद्ध लंबे, 50% बोने, गलत। 50% शुद्ध लंबे, 25% अशुद्ध लंबे, 25% शुद्ध बोने, गलत। 25% शुद्ध लंबे, 50% अशुद्ध लंबे, 25% शुद्ध बोने, ऐसे इतना गहराई से दिया। इतना गहरा नहीं आएगा आपके, फिर मैंने इस गहराई तक पढ़ा दिया कि इससे बाहर जाएगा ही नहीं, प्रश्न जाने का चांस ही नहीं है। नहीं कोई जरूरत नहीं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। मैंने बोला था 50% शुद्ध लंबे, 25% अशुद्ध लंबे, 25% शुद्ध बोने। ऐसे ऐसे लिखा था मैंने क्या? नहीं सर, वो तो है शुद्ध लंबा या ये लिखा था यहाँ पे, ऐसे हो सकता है, मैंने समझाया आपको, हो सकता है मैंने जल्दीबाजी नहीं हो, आगे पीछे कैसे भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एलिल से तो स्पष्ट पता चलता है ये अशुद्ध लंबा है ना, तो डायरेक्ट ये 50% है, ये 25 है और ये 25 है, आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मैंने जल्दबाजी में ऑप्शन ए गलत लिख दिया हो। अब इधर देखो, आप मुझे बताओ F2PD का प्रभावी लक्षण बताना है। F2PD का प्रभावी लक्षण क्या होगा? शुद्ध लंबा और बोनापन और 3 ऑप्शन। चौथा, अरे प्राणियों प्रभावी लक्षण वो होता है जो पीढ़ी में प्रकट होता है। सिंपल। बताओ लंबाई के लक्षण कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, लंबाई के लक्षण 3 है, या तो शुद्ध लंबा या अशुद्ध लंबा या शुद्ध बोना। तो F2PD में कौन से लक्षण आए? शुद्ध लंबा भी आया है, अशुद्ध लंबा भी आया है, शुद्ध बोना भी आया है। कोई लंबाई का लक्षण ऐसा बचा है जो छुप गया हो? तो उत्तर होगा लंबाई के सभी लक्षण प्रभावी लक्षण है। 3 लक्षण है, तीनों आ गए। लिखो लंबाई के सभी लक्षण प्रभावी लक्षण है, लंबाई के सभी लक्षण प्रभावी लक्षण है। चल रहा है 3 डाल दे। लंबाई के सभी लक्षण, लंबाई के सभी लक्षण प्रभावी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि F2PD का अप्रभावी लक्षण बताओ, F2PD का अप्रभावी लक्षण बताओ, उत्तर है 0। लंबाई के 3 लक्षण होते हैं, तीनों के तीनों प्रभाव में आ गए, कोई बचा ही नहीं। तो F2PD में अप्रभावी लक्षणों की संख्या 0 है ही नहीं है प्रभावी। 3 थे, तीनों ही प्रभाव में आ गए। इतने क्वेश्चन आएंगे सिर्फ और सिर्फ, दूसरी पीढ़ी से और क्वेश्चन नहीं आएगा। ये है F2PD का निचोड़ है, ये मेन सारा। पहला नियम खत्म, दूसरा नियम खत्म, अब बचा लास्ट। लास्ट थोड़ा सा बड़ा है और अलग भी है, उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते। अब लिखो मेंडल का तृतीय नियम। मेंडल का तृतीय नियम, तीसरे नियम की बात कर रहे हैं। ये बातें समझ में आ रही ना सबको? समझ में नहीं आई तो बोल देना, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना समझ लो। बाकी पादप जगत है, मुश्किल नहीं है, ये चीजें सारी प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे याद हो जाएगा। फिर भी नहीं याद हो तो एक बार जाके फिर वीडियो को दोबारा देख लेना। डाउट हो तो उसमें कमेंट करके छोड़ देना, बता दूंगा, नहीं तो मैं तो डेली आता हूं, वैसे पूछ लेना। एक बार थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेना। तृतीय नियम,
देखो तीसरे नियम का नाम मैंने आपको बताया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहली खास बात, तृतीय नियम में किस पादप का चयन किया गया? तो यहां भी पादप था मटर। ठीक है। लक्षण, यहां पर मेंडल ने ना लक्षण कैसे लिए? ऐसे लिए। देखो मेंडल ने गोल जो बीज था ना और पीले रंग का था, उसको मिला दिया झुर्रीदार बीज और हरे के साथ। गोल और पीले बीज को झुर्रीदार हरे के साथ मिलाया तो गोल क्या होता है और झुर्रीदार क्या होता है? बीज की आकृति होती है कि नहीं होती? हरा और पीला क्या होता है? बीज का। कितने लक्षणों को मिला रहा है? 2। मैंने बताया था एक लक्षण को एक के साथ मिलाओ तो एक संकर संकरण है। दूसरा नियम क्या है? पहला नियम क्या है? एक संकर संकरण। दूसरा क्या है? एक संकर संकरण। कैसे? अशुद्ध लंबे को अशुद्ध लंबे के साथ मिला है। अशुद्ध लंबा क्या है? लंबाई। लंबाई को लंबाई के साथ मिला रहा है तो वो भी एक संकर संकरण। इसको नहीं कह सकते। इसमें 2 अलग अलग लक्षण आपस में मिल रहे हैं तो कौन सा संकरण होगा? पहला नियम एक संकर संकरण, दूसरा नियम एक संकर संकरण, तीसरा नियम द्विसंकर संकरण। और यहां पे लक्षण क्या लिखेंगे? एक तो ली थी उसने बीज की आकृति, उसको मिलाया बीज के रंग के साथ। बीज की आकृति तथा बीज का रंग। तो प्रथम नियम में मेंडल ने मटर पादप किस लक्षण का चयन किया था? आप बोलोगे पादप की लंबाई का। द्वितीय नियम में भाभी लंबाई का। तृतीय में बीज की आकृति तथा लंबाई, बीज का रंग तथा लंबाई, फली की आकृति तथा पादप की लंबाई, बीज की आकृति तथा रंग। बीज की आकृति ऐसे आइए। अब आकृति में बीज को ढंग से पोषण मिला है तो गोल दिखेगा, रंग पीला। अगर ढंग से पोषण नहीं मिला, बीज में पड़ जाएगी झुर्रियां, रंग हो सकता है हरा, तो रंग पीला और हरा, आकृति गोल और झुर्रीदार। एक चीज और ध्यान रखना, संकरण भी लिख लो। तृतीय नियम कौन सा संकरण दर्शाता है? तो द्विसंकर संकरण। पेपर में पूछेंगे आनुवंशिकी का द्विसंकर संकरण का नियम कौन सा नियम है? आप कहोगे तृतीय नियम है या स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम है। इतनी बात क्लियर है? अब थोड़ा ढंग से समझना इसको। मैं आकृति और रंग दोनों आपको समझा तो कैसे शुद्ध अशुद्ध होंगे। यहां तक क्लियर है? आप नहीं करते क्या? ये आकृति और रंग के नाम निकालते। इधर देखो, गोल को कहते हैं इंग्लिश में राउंडेड, आरसी लिखेंगे। पीला येलो, वाई से लिखेंगे। अब गोल और झुर्रीदार में से बढ़िया कौन सा है? जो बढ़िया है वो प्रभावी है, प्रभावी आएगा बड़े से। झुर्रीदार कहते हैं रिंकल। गोल की तुलना में झुर्रीदार थोड़ा सा अप्रभावी है, इसलिए क्या लिखेंगे? वाई येलो पीला। अब आप सोचो कि एक कमरे के अंदर पीले रंग और हरे रंग के फूल पड़े इस कमरे में से, हरे पीले पूरे कमरे में से, आपको बढ़िया कौन सा दिखेगा? पीला। पीले को कहते हैं अट्रैक्टिव कलर। पीले रंग की शर्ट जैकेट अगर आप कोई क्लास के अंदर पहन के बैठा है ना, तो ना चाहते हुए आपकी नजर वहां पर जाती है। पीला का वर्ण विक्षेपण मध्य होता है, इसलिए पीले को अट्रैक्टिव कलर कहते हैं। स्कूल की बसें पीले रंग की बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? तो कोहरा हो, आंधी हो, धुंध हो, तूफान हो, पीले रंग का वर्ण विक्षेपण मध्य होता है। कोई वाहन आ रहा है, स्पष्ट दिख रहा है स्कूल की बस है, पीछे लिखा होता है कृपया धीरे चले, बस में बच्चे हैं, तो समझदार लोग हैं वो ओवरटेक करें, सोचते हैं कि बच्चे बैठे हैं, है ना, तो बच्चे की बस है, स्कूल की बस है, थोड़ा दिमाग कर लेते हैं। पीला साफ दिख जाता है, इसलिए इसको अट्रैक्टिव कलर कहते हैं। तो पीला बढ़िया दिखेगा तो प्रभाव में कौन आएगा?
तो पीला येलो। अब ऐसा नहीं सर हरा को जी ग्रीन लिख दूं क्या? नहीं, एक लक्षण के लिए एलिल भी एक ही रहेगा। ये एक ही लक्षण है। किसका? ये एक ही लक्षण है। किसका? ये प्रभाव में आएगा तो बड़ा, ये छोटा। ये प्रभाव में आएगा, ये बड़ा। हरे को आप बोलोगे स्मॉल वाई। अब ग्रीन कर दोगे तो एलिल हो गया अलग अलग। ऐसा संभव नहीं है। एलिल जोड़े में रहेगा, एक ही सिंबल से डिनोट करता है। अब देखो गोल में क्या होगा? एक तो होगा शुद्ध गोल, फिर ठीक ठाक गोल होगा कि ना ही गोल और ना ही झुर्री वाला, अशुद्ध गोल। और बिल्कुल ही खत्म तो आ जाएगा फिर शुद्ध झुर्रीदार। इधर देखो रंग में या तो होगा टिका के पीला, मतलब फिर थोड़ा सा पीलापन कम हो जाएगा तो बिल्कुल ही पीलापन खत्म तो क्या आ जाएगा? जैसे शुद्ध गोल, ये तो है देखो शुद्ध गोल, ठीक ठाक गोल, गोल खत्म झुर्रीदार आ गया। टिका के पीला तो शुद्ध पीला, ठीक ठाक पीला, पीलापन खत्म तो हरा आ गया। जैसे कि हमने किया था यूं, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, लंबापन खत्म तो बोना। मतलब कहने का ये है जब तक बड़ा आर आएगा तब तक वो राउंडेड गोल ही रहेगा। बड़ा आर खत्म, गोल का लक्षण खत्म, झुर्रियां पड़ गई। जब तक बड़ा वाई आएगा उसे पीला ही कहना है। बड़ा वाई खत्म तो येलो पीलापन खत्म, हरा बन जाएगा। दोनों बड़े आर शुद्ध गोल, एक बड़ा आर एक छोटा गोल तो अब भी है, थोड़ा सा कम गोल है। बड़ा आर खत्म, राउंडेड खत्म, गोल खत्म तो क्या बचा पीछे? बड़ा वाई आएगा तो येलो पीला ही है। यहां बड़ा वाई आ रहा है, छोटा वाई आ रहा है, पीला तो है ठीक ठाक, थोड़ा सा कम पीला है। बड़ा वाई खत्म, येलो खत्म, पीलापन खत्म तो क्या बच गया? ये एलिल उतार लो, बार बार काम में आएंगे अभी। युग्म विकल्पी सीईटी वाले एग्जाम में आए हुए हैं, A+2 वाले में, पिछली बार भी आया था LDC में, ये रीट में भी आया है। इससे पहले नर्सिंग एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया, लेब में भी आया, 5 बार आ गया 3 सालों में क्वेश्चन ये एलिल का। फिर एक पुनेट स्क्वायर का आ गया, पुनेट स्क्वायर का इसी में आया था, अभी पढ़ेंगे हम पुनेट स्क्वायर। सीईटी वाले एग्जाम में आया था कि पुनेट स्क्वायर का संबंध किससे? पुनेट स्क्वायर का मतलब वर्ग, तो पुनेट वर्ग जो होता है वो अनुवांशिकी से संबंधित है। क्या होता है भी बनाएंगे, रीजनिंग में बनाते हो तुम लोग पुनेट स्क्वायर। और मेंडल ने यहां पर क्या किया? 2 अलग अलग लक्षणों को मिलाया, आकृति को रंग के साथ मिलाया। उसने किया क्या? उसने शुद्ध गोल और शुद्ध पीले को मिला दिया शुद्ध झुर्रीदार तथा शुद्ध हरे के साथ। शुद्ध झुर्रीदार तथा शुद्ध हरा ऐसे मिलाया उसने। यानी उसने बीज लिया जो शुद्ध गोल था और रंग उसका कैसा था? पीला। दूसरा बीज लिया जो झुर्रीदार था और रंग कैसा था? उन दोनों को मिलाया, अलग अलग मिला रहे तो द्विसंकर संकरण है। अब बताओ यहां पर इनका क्रॉस करवाना है तो इनके एलिल हम कैसे लिखेंगे? एलिल कैसे लिखेंगे? शुद्ध गोल है ना, ये तो शुद्ध गोल, शुद्ध पीला है। मैंने आपको बताया था एलिल को सदैव और सदैव जोड़े के अंदर लेना है, सिंगल नहीं। ऐसा नहीं कहना कि ये गोल ये पीला हो गया ना, एक नर को डिनोट करेगा, एक मादा को डिनोट करेगा। एलिल सदैव किस में आएगा? जोड़े में आएगा, सिंगल कभी नहीं आएगा। ये बनाया शुद्ध झुर्रीदार। झुर्रीदार आप सोचो, झुर्रीदार मतलब गोल खत्म, गोल खत्म तो राउंडेड आर खत्म तो छोटा बड़ा आर आ गया। हरा आ रहा है, पीला होता तो वाई लिखते, पीलापन खत्म तो बड़ा वाई खत्म।
बन गया। शुद्ध गोल, शुद्ध पीला, शुद्ध झुर्रीदार, शुद्ध। अब इनको मिलाया, इनका क्रॉस करवाया आपस में। क्या करें? सबसे पहले एलिल को तोड़ना है। इसको तोड़ के बताओ क्या बनेगा। अलग करना है, कैसे करें? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, नहीं बनाएंगे। एक को नर मानना है, एक को मादा मानना है, ठीक है। चार नहीं, चलो इसी तरीके से कर लेते, थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसको तोड़कर यूर कर लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे बनाते हैं। आगे अगले वाले में चेंज करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। आप एक को नर मानोगे, एक को मादा मानोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे क्या करेंगे? अब मैंने यूं किया तो किया क्यों? ये मैंने क्यों किया, सोचो। हम किसको मिला रहे हैं? आकृति को मिला रहे हैं। किसके साथ? तो एक आकृति आएगी कि रंग आएगी? आकृति रंग, आकृति रंग। गोल पीला, आकृति रंग आ गया। गोल पीला, आकृति रंग आ गया। झुर्रीदार हरा, आकृति रंग आ गया। झुर्रीदार हरा, आकृति और रंग आ गया। एक को नर मान लो, एक को मादा मान लो। एक छोटी सी और ध्यान रखना, कई बार सिंबल पूछ लेते हैं। पादपों के अंदर नर और मादा, नर पादप का चिन्ह होता है ना, वो यूं होता है। ये लिंग को डिनोट करता है हमारे अंदर। मादा पादप का सिंबल होता है, इसे गोला लगा के नीचे क्रॉस कर देते हैं। ये हमारे अंदर जैसे योनि होता है ना, और नर के अंदर लिंग होता है, ऐसे। तो ये नर पादप का चिन्ह है, ये मादा पादप। जरूरी नहीं ऐसा ही मिलेगा, एरो ऊपर की ओर होगा, ऐसा भी कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। नीचे क्रॉस आ रहा है, ऐसा किया हुआ क्रॉस कट, तो नर नहीं, वो मादा, ऐसे चिन्ह है, ठीक है, याद रहेंगे। अब मिलाते हैं, इसको नर मान लो, इसको मादा मान लो, या इसको नर मान लो, इसको मादा मान लो। ये वाला नर मिलेगा इस मादा से, किस प्रकार से? नहीं, जो भी हमने लिए, हमने आधा अनुवांशिक पदार्थ तोड़ा है। कितने भाग है? 4 है, तो 2 2 हो गए। 46 है, 23 23 हो गए। 22 है, 11 11 हो गए। सिंगल ऐसे बोल रहे हो क्या? ऐसे आर आर वाई वाई, ऐसे एलिल जोड़े में आएगा। अभी कहा मैंने, एलिल कभी भी सिंगल नहीं आ सकता, नर मादा दोनों को डिनोट करेंगे। ये वाला नर इस मादा से मिल सकता है, ये वाला नर इस मादा से मिल सकता है, और ये वाला नर इस मादा से मिल सकता है, ये वाला नर इस मादा से मिल सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? 1 2 3 4। ऊपर कितने युग्म विकल्प बन रहे? 4 बन रहे हैं, नीचे 4 ही संतान बनेगी। ऊपर 8 बन रहे हैं, नीचे 8 ही बनेंगे। अब मिलाते, इनको मिलाओ, इसको और कहां जा रहा है? इसको और इसको मिलाओ। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन रहा है। इसको उसके साथ मिलाओ, यहां भी यही बन रहा है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां भी यही बन रहा है, और यहां भी यही बन रहा है। चेक कर लो, सेम ही है ना सारे। मिला के देखो, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बड़ा पहले छोटा बाद में, बड़ा पहले छोटा बाद में। ये दादा था, ये दादी थी, मान लो। ये आगे पिताजी वाली पीढ़ी कौन सी होगी? F1 पीढ़ी है ये। पर ध्यान रहे, वो प्रभाविता के नियम की F1 पीढ़ी थी, और ये तृतीय नियम की F1 पीढ़ी है। मिक्स मत करना। तृतीय नियम की F1 पीढ़ी है। क्या निष्कर्ष निकलेगा? इसका नाम क्या है? देखो जरा, ये कौन सा होता है? बड़ा आर है, मतलब गोल तो है। अगर इसके साथ ये आर होता तो कहते शुद्ध गोल, टिका के गोल। ये आर तो है नहीं, एक छोटा सा ऐसे, जैसे ये था, ये लंबा तो है पर ठीक ठाक ही लंबा है। कचरा है तो कचरा है शुद्ध। ऐसे बड़े आर के साथ छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है? गोल तो है पर बढ़िया वाला गोल नहीं है। कौन सा गोल है? ऐसे आता है, ऐसे, तो आप कहते हैं दोनों बड़े भाई ये लो शुद्ध पीला है। ऐसे आ गया बड़ा भाई, पीलापन तो है, थोड़ा सा कम है, कम मतलब है शुद्ध, तो नाम क्या पड़ेगा इसका? अशुद्ध गोल। तथा अशुद्धि क्या है? तो तृतीय नियम की F1 पीढ़ी में
कैसे बीज प्राप्त हुए, क्या बोलोगे? अशुद्ध गोल तथा अशुद्ध पीले। तो नोट लगा के लिख लो, तृतीय नियम की F1 पीढ़ी में सभी बीज, तृतीय नियम की F1 पीढ़ी में सभी बीज अशुद्ध गोल तथा अशुद्ध पीले प्राप्त हुए। अशुद्ध गोल तथा अशुद्ध पीले प्राप्त हुए। ये तीसरे नियम की पहली पीढ़ी होगी खत्म। एक ही क्वेश्चन बनेगा यहां से, तृतीय नियम की F1 पीढ़ी में कैसे बीज प्राप्त हुए। सोनो को नहीं क्या पिन्न का लागी के दागन में हो गया का दावा पर गेड़ो। हाँ जोर से बोलो। आर भाई जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? खड़े हो जाओ, शांत रहो। जेंडर डिफरेंट है। किसका डिफरेंट है? आकृति रंग, आकृति रंग, आकृति रंग, आकृति रंग। हमने ये प्राप्त हुआ है, यहां लिख देता हूं, इस आकृति रंग को इस आकृति रंग के साथ मिलाया है, तो ये तो हो गई अशुद्ध गोल, ये हो गया अशुद्ध पीले। डिफरेंट कहां पे? जोड़ा है ना, तो जोड़ा साथ में ही है। सुनो, आपका दिमाग अलग चल रहा है, मैं बता देता हूं, ऐसे नहीं होगा। बैठो बता दो, उतार लिया ना यहां तक। आपका कहने का मतलब ये है कि सर मैं यूं कर दूं, आपका कहने का मतलब है कि सर मैं ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, क्या कर देता हूं, देख लेना फिर यहां पे। अगर आप कह रहे हो कि सर जेंडर डिफरेंट है, अब कर लो अलग अलग, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है? आकृति है। ये क्या रंग है? आप आकृति को आकृति के साथ मिला रहे हो, तो द्विसंकर संकरण कहां से होगा? ये क्या है? शुद्ध गोल, शुद्ध झुर्रीदार। तो आप गोल को झुर्रीदार के साथ मिला रहे हो, तो गोल क्या है? आकृति। झुर्रीदार क्या है? आकृति। तो आपने आकृति को आकृति के साथ मिलाया है, रंग तो आएगा ही नहीं, तो ये होगा क्या द्विसंकर संकरण? तो मैंने क्या बोला है? मेंडल ने काम क्या किया था, इधर देखो। मेंडल ने काम किया था इस नियम में कि किसको मिलाना है। वो कह रहा है आकृति का क्रॉस होना चाहिए रंग के साथ है, तो यहां तो आकृति आकृति आ गई, अब ये तो रंग रंग मिल गया, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो आकृति के साथ रंग लेना है, तो ये मैंने ली आकृति, ले ली आकृति इसमें से, ये मैंने इसमें से ले लिया रंग, ये मैंने फिर ले लिया आकृति, ये ले लिया रंग, ऐसे। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, मैं आपसे पूछूं, ऐसे पूछ लूं, तृतीय नियम की F1 पीढ़ी में कैसे बीज प्राप्त हुए? शुद्ध गोल तथा शुद्ध पीले, सही है क्या? शुद्ध गोल तथा अशुद्ध पीले, अशुद्ध गोल तथा शुद्ध पीले, अशुद्ध गोल तथा अशुद्ध पीले, पहला क्वेश्चन। अब मुझे आप बताओ, लिखो क्वेश्चन, तृतीय नियम की F1 पीढ़ी का, तृतीय नियम की F1 पीढ़ी का प्रभावी लक्षण बता दो, बता दो, बता दो। इधर देखो, प्रभावी का लक्षण का मतलब क्या होता है? जो लक्षण प्रभाव में आया, अशुद्ध शुद्ध को भूल जाओ। हमने क्या काम किया था? गोल पीले का क्रॉस करवाया किसके साथ? झुर्रीदार और अशुद्ध शुद्ध को भूल जाओ। पैदा कौन सा हुआ? गोल पीला झुर्रीदार हरा का क्रॉस करवाया, गोल पीला तो आ गया, हुआ है पैदा। झुर्रीदार हरा था क्या? एक भी आया था इसमें? अशुद्ध गोल अशुद्ध पीले बोल रहे हैं, है तो गोल पीले ही। झुर्रीदार हरा था फिर भी, तो जो प्रभाव में नहीं आया वो तो है गोल पीला था, आ गया, तो ये बना। तो तृतीय नियम की F1 पीढ़ी का प्रभावी लक्षण क्या है? गोल तथा पीला।
बीज, गोल तथा, लिखो, समझ में आया कैसे है? F1PD का प्रभावी लक्षण गोल तथा पीला, बीज मत लिखो, भले इतना ही लिख लो। तृतीय नियम की F1PD का प्रभावी लक्षण उतार लो। पहला क्वेश्चन है F1PD में कैसे पादप प्राप्त हुए? कौन सी F1PD? तृतीय नियम की। तो आप बोलोगे अशुद्ध गोल तथा अशुद्ध पीले। दूसरा क्वेश्चन, तृतीय नियम की F1PD का प्रभावी लक्षण क्या है? गोल तथा पीले बीज। अब यहीं पर मैं कर देता हूं अप्रभावी। सेकंड लिख लो, तृतीय नियम की F1PD का अप्रभावी लक्षण, F1PD का अप्रभावी लक्षण, झुर्रीदार और हरा था फिर भी पैदा नहीं हुआ, तो फिर अप्रभावी लक्षण है। अब मेंडल ने आगे कुछ सोचा, क्या सोचा? ये सोचा, मेंडल ने कहा मैंने गोल और पीले को, बोलो मत, गोल और पीले को किसके साथ मिलाया? तो गोल और पीला तो आ गया, ये तो आया ही नहीं। तो उसने सोचा अगर मेरे भविष्य में झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे सड़ गए, खत्म ही हो गए, ये बीज ही नहीं है मार्केट में मान लो, तो मैं झुर्रीदार हरे पौधे कहां से पैदा करूंगा? तो उसने कहा इन दोनों को मिलाया तो झुर्रीदार हरा आया ही नहीं, मतलब इनके मिलाने से झुर्रीदार हरा नहीं आएगा। तो उसने कहा क्यों ना जो पैदा हुआ उसको, तो यहां भी क्या है? स्वपरागण है, जो पैदा हुआ है उसको उसी के साथ मिलाएंगे। तो लिखो F1PD के मध्य स्वपरागण, F1PD के मध्य स्वपरागण। लास्ट नियम है, जेनेटिक्स खत्म। F1PD के मध्य स्वपरागण, F1PD क्या है बताओ? ये थी क्या? यही थी, अशुद्ध गोल अशुद्ध पीला ही प्राप्त हुआ था, वही थी F1। क्या कर रहे हैं हम? F1 का क्रॉस करवा रहे हैं, किसके साथ? ये अशुद्ध गोल तो इधर भी सेम ही आएगा। अब देखो, इन एलिल को तोड़ेंगे सबसे पहले हम। इसको तोड़ने से मुझे आप इसके युग्म विकल्प ही बता दो, क्या क्या बनेंगे? हमारे पास क्या है? इस लक्षण में क्या है? आकृति है क्या? रंग है क्या? आकृति को किसके साथ मिलाना है? आकृति में क्या क्या है? गोल है क्या? इसमें है। इसमें झुर्रीदार है क्या? है। अच्छा, रंग में इसमें पीला है क्या? है। हरा है क्या? हमें किसके साथ मिलाना है? किसके साथ मिलाना है? आकृति को रंग के साथ। ये आकृति, ये रंग। यहां थोड़ा लिख देता हूं समझाने के लिए, इतना गहरा करने समझाने के बताऊं एलिल कैसे बनते हैं। ये गोल है, समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी युग्म विकल्प डबल ही होंगे। ये झुर्रीदार है क्या? ये ऐसे पीला होता है क्या? ऐसे हरा होता है क्या? आकृति को रंग के साथ मिलाना है, तो ये लो आकृति, ये लो रंग, और ये लो आकृति, ये लो रंग। गोल और पीला, गोल और हरा हो गया। गोल और पीला कैसे बना? ये गोल, ये पीला बन गया। अच्छा, आकृति के साथ रंग लेना है, ये गोल, सॉरी ये गोल और पीला, तो ये गोल और हरा। अच्छा, एक आकृति और भी पड़ी है अभी, ये पड़ी झुर्रीदार के साथ पीला, तो ये झुर्रीदार पीला, ये झुर्रीदार के साथ है हरा भी है, झुर्रीदार हरा। अब ये नहीं कहना सर कैपिटल वाई पहले लिख दूंगा, नहीं, एक ही लक्षण के एलिल है ना, वो बड़े से पहला आएगा, छोटा बाद में आएगा। इसको आप स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख सकते हो, क्योंकि ये अपना अलग लक्षण है, ये अलग है। यानी इसका एलिल क्या बनेगा? यूं बनेगा, ये आकृति, ये रंग, ये आकृति, ये रंग, ये आकृति और ये रंग, और ये आकृति, ये रंग। कुछ दिख रहा है? दिख रहा है। ऐसे हो रहा है, एक बार बड़े आर के साथ बड़ा वाई आ रहा है, एक बार बड़े आर के साथ छोटा वाई आ रहा है। तो और क्या हो सकता है? एक बार छोटे आर के साथ भी बड़ा वाई आ सकता है, छोटे आर के साथ छोटा वाई आ सकता है। इसके अलावा आप इसको तोड़ सकते हो ना, ऐसे ही बटेगी। उसको, उसके एलिल क्या बनेंगे? सेम ही बनेंगे।
एक जैसे ही है, ऐसे इसके बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। गोल पीला गोल हरा, जुरीदार पीला जुरीदार हरा। अब नहीं तोड़ सकते, ये नर ये मादा, ये नर तो ये मादा, कोई मर्जी मान लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है। अब ये अभी हमने मिलाया नहीं है, अब ये कौन सी पीढ़ी चल रही है? ये 4 नर इन 4 मादा से मिलेंगे, तो एक मिलेगा 4 बार, ये मिलेगा 4 बार, ये मिलेगा 4 बार, ये मिलेगा 4 बार, 4 चौके 16 पौधे आएंगे। तो अगर मैं इसको यूं बनाऊं कि इसको इसके साथ मिलाऊं, फिर इसको इसके साथ मिलाऊं, फिर इसको इसके साथ मिलाऊं, फिर इसको इसके साथ मिलाऊं, ये एक ही हुआ है अभी। अब दूसरे का नंबर, इसको इसके साथ मिलाऊं, इसको इसके साथ मिलाऊं, इसको इसके साथ मिलाऊं, इसको इसके साथ, ऐसे करूंगा तो कचरा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा ये। तो ये पुनेट स्क्वायर से होगा, ये क्वेश्चन है पुनेट स्क्वायर, मैंने बताया अभी आपको। ये उतार लो, अब इनको मिलाते हैं, एक को नर मान लो, एक को मादा मान लो, किसी को मान लो, फर्क नहीं पड़ता कोई भी से। फटाफट उतारो, इस डायग्राम में टाइम लगेगा, नहीं तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी। अभी टाइम पड़ा है, क्योंकि डायग्राम अगर आज बन गया तो आंसर भी आज ही हो पाएंगे, कल नहीं होंगे, दोबारा करना पड़ेगा, या फिर इसको स्पीड से उतारो। डायग्राम सीख लो, या फिर 2 ही क्वेश्चन बनेंगे इससे, दोनों क्वेश्चन का या तो रट्टा मार लो या डायग्राम सीख लो। आकृति के साथ रंग लेना, बिना देखे उतार के देखो तुम लोग, बिना देखे अपने आप माइंड सोचो कि कैसे बनाऊं, घर पे जाके इसको दोबारा करके देख, नहीं तो याद नहीं होगा ये। एलडीसी का पेपर जो होता है ना, हाई कोर्ट वाला नहीं, ग्रामीण स्तर वाला है, उस एलडीसी के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, एलडीसी की रीढ़ की हड्डी इसको ही कहते हैं, जेनेटिक्स को। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 का मैटर है पूरा, लोअर डिवीजन क्लर्क है ना, उसकी बात कर रहा हूं, वहां पर 50 का मैटर, इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। सबसे टफ क्वेश्चन इसी टॉपिक के आते हैं, ठीक है, बाकी ये टफ है नहीं, सबसे सिंपल टॉपिक यही है बायोलॉजी के अंदर। रफ कर दूं, ये एक बना लो, डेटो कॉपी दूसरा है। हमने करना क्या है, अब हमने करवाना है F1 का क्रॉस, अभी हुआ नहीं है, अभी F1 के हमने एलील निकाले हैं, अब क्रॉस होगा। कैसे होगा? पुनेट स्क्वायर से होगा। पुनेट स्क्वायर क्या, यहां बना देता हूं मैं, ऐसे होता है, तुम लोग आपकी रीजनिंग में तुम लोग ये काम करते हो, पुनेट स्क्वायर बनाते हो रीजनिंग में। जैसे मिलान कीजिए से कुछ क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, ऐसे लिखा होता है, देखो यहां लिखा होता है A B C और D, यहां लिखा होता है 1 2 3 और 4, फिर यहां क्रम लिखे होते हैं कि उचित कौन सा है, ये पुनेट स्क्वायर होता है, ठीक है। या इसको पैटर्न स्क्वायर भी कहते हैं, पैटर्न नहीं कहना, पैटर्न तरीका होता है, पैटर्न बोल सकते हो। मैं बांट रहा हूं इसको ऐसे, यहां मैंने सिंबल लगाया ये वाला, ये क्या है, नर, इस तरफ मेरे नर पौधे आएंगे सारे, यहां मैं सिंबल लगा रहा हूं ये, इधर मेरे मादा पौधे आएंगे। नर पौधे कौन से है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे 4 नर थे क्या? डेटो कॉपी ऐसी 4 मादा भी थी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ऐसे मिलाना इसको इस तरीके से, ये है पुनेट स्क्वायर। तो पेपर में आता है पुनेट वर्ग या पुनेट स्क्वायर का संबंध किससे होता है? अनुवांशिकी से होता है। मेंडल के तृतीय नियम को समझाने के लिए किस वर्ग का उपयोग किया जाता है? पुनेट वर्ग। साइड में लिख सकते हो पुनेट वर्ग है ये, पुनेट स्क्वायर, इसका नाम पुनेट वर्ग। कैसे मिलाएंगे? ए बन गया पुनेट स्क्वायर, इस प्रकार से। अब समझ गए ये कैसे होगा? जिस कॉलम में जो आपको पादप चाहिए वो उसी कॉलम के नर मादा का पादप होगा। मतलब यहां पर क्या पैदा होगा? ये नर ये मादा मिलेंगे ना, तो यहां कुछ पैदा होगा। मैं बोल दूं यहां पर क्या पैदा होगा? ये नर, इसकी सीध में ऊपर ये नर, ये मादा मिलेगी तो होगा। यहां पर क्या पैदा होगा? इस नर इस मादा को मिलाओ,
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया। इन दोनों का जोड़ है, ये देख लो। यहां पे क्या पैदा होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा पैदा होगा। यहां पे क्या पैदा होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसा होगा। यहां पे क्या आएगा? समझ में आ रही है बात? यहां पे क्या आएगा? ये नर है, किस मादा से मिलेगा? वो सामने बेटी, कौन सी? कैपिटल आर कैपिटल वाई वाली। इनको मिलाओ तो ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा बन रहा है। इसका नाम क्या है? शुद्ध गोल शुद्ध पीला। ये शुद्ध गोल अशुद्ध पीला, ये अशुद्ध गोल शुद्ध पीला, ये अशुद्ध गोल अशुद्ध पीला। अच्छा, वो आ गया। कौन सा? F1PD में हमें जो मिला था ना वो। अच्छा, यहां पे क्या होगा? इसको और इसको यहां मिलाओ, ऊपर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां पे क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे क्या आएगा? यहां पे कैपिटल आर ये पड़ा, स्मॉल आर ये पड़ा, स्मॉल वाई यहां है, स्मॉल वाई यहां है, आ गया। यहां पे क्या आएगा? ये देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पे क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कहां? ये इसमें ये क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखो ऊपर, इसको और इसको मिलाना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक लक्षण है ना, तो बड़ा एल पहले आएगा। अलग अलग होता तो पहले कोई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक में अलग होगा। यहां पे क्या आएगा? देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहां पे क्या आएगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे क्या आएगा? सेम आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहां पे क्या आएगा? देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आर दोनों छोटे हैं, वाई एक बड़ा है एक छोटा है। यहां पे क्या आएगा? छोटा आर है छोटा आर है, छोटा वाई है छोटा वाई है। इस कॉलम में, कॉलम समझ रहे हो कैसे निकलेंगे? ये नर, वो मादा। ये सबसे अलग प्रकार का नमूना है। ये इसके जैसा कोई नहीं है पूरी पीढ़ी में। ये कौन सा है? ये वो नमूना है जो पैदा नहीं हुआ था। गोल पीले को जुरीदार हरे के साथ मिलाया, गोल पीले तो पैदा हो गए, जुरीदार हरे आई नहीं तो क्या खत्म हो गया क्या? ना, पापा वाली पीढ़ी में नहीं था, ये पोते की पीढ़ी आ गई। यानी तृतीय निम्न की F2 पीढ़ी है ना। ये F2 पीढ़ी में ये पड़ा, शुद्ध जुरीदार शुद्ध हरा। जो यहाँ प्रभावी था वो दूसरी पीढ़ी में प्रभाव में आ गया। अब मोटा मोटा इसका मैं नाम लिख देता हूं। शुद्ध है, शुद्ध को भूल जाओ एक बार। ये कैसा है? गोल और ये भी कैसा है? जब तक बड़ा आर आएगा तब तक वो राउंडेड गोल ही रहेगा। जब तक बड़ा वाई आएगा तब तक वो पीला ही रहेगा। यहां बड़ा आर आ रहा है, पक्का गोल है, और बड़ा वाई आ रहा है तो पीला तो है ही। बड़ा आर आ रहा है, गोल तो है ही और पीला भी है। ये क्या है? बड़ा आर है, गोल भी है और पीला भी है। बड़ा आर आ रहा है, गोल है, बड़ा वाई खत्म, पीलापन खत्म, हरा हो गया। बड़ा आर आ रहा है, गोल है, बड़ा वाई आ रहा है तो येलो है, बड़ा आर आ रहा है, गोल तो है पर पीला नहीं है, छोटे वाई हो गए तो येलो खत्म, हरा हो गया। अब बड़ा आर आ रहा है, गोल है, बड़ा वाई आ रहा है, पीला है, बड़ा आर आ रहा है, गोल है, बड़ा वाई आ रहा है, पीला है, छोटा आर आ रहा है, राउंडेड गोल खत्म, कैसा बन गया? झुर्रीदार।
पर हरा नहीं है, बड़ा वाई है, तो झुर्रीदार पीला है, ये भी झुर्रीदार है और पीला ही है। ये कैसा है? बड़ा आर आ रहा है, गोल है, बड़ा वाई आ रहा है, पीला है। बड़ा आर आ रहा है, बड़ा वाई नहीं है तो हरा है। बड़ा आर नहीं है तो गोल नहीं है, बड़ा वाई है, पीला है। छोटा आर आ रहा है तो गोल नहीं है, ये झुर्रीदार भी है और साथ में हरा भी है। ऐसा कोई नहीं है इसके जैसा, इसके जैसा पूरी पीढ़ी में कोई नहीं है, इसके जैसा भी पूरी पीढ़ी में कोई नहीं है। शुद्धि गोल, शुद्ध पीला, शुद्धि झुर्रीदार, शुद्ध हरा, जो हमने मिलाए थे शुरू में सारे आगे। अब ये डायग्राम आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनेंगे यहां से 2। अब वो क्वेश्चन के उत्तर कैसे आए वो ये याद है तो आए, नहीं याद है रट्टा मारने का तरीका बताऊंगा लास्ट में। डायग्राम बन गया सबका? अब चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ये डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से कर लेना बाद में, ठीक है? कर लोगे? अभी 2 ही क्वेश्चन बनेंगे इस नियम से, ठीक है? क्या बनेंगे? या आप भी बना रहे हो क्या साथ में? कोई बात नहीं है। अब हमारा पहला क्वेश्चन इससे बनेगा तृतीय नियम की F1। ध्यान रखना मैंने पहले लिख दिया है तृतीय नियम की। अब आप ये मत कहना कि F1 पीढ़ी तो ये प्रभाविता का नियम है क्या? ना, वो प्रभाविता के नियम की पहली पीढ़ी थी, ये तीसरे नियम की F1 तो हमने पढ़ ली, सॉरी F1 नहीं 2, ये दूसरी पीढ़ी आ गई। तृतीय नियम की F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात बताना है। अब बार बार नहीं लिखूंगा, फिनोटाइप अनुपात को हिंदी में क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। निकालें फिनोटाइप का मतलब, मैंने क्या बताया? लक्षण देख रहे हैं, मोटा मोटा ऐसे खड़े होकर अंदाजा क्या दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर मुझे गोल और पीले बीज दिख रहे हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नहीं है। आप कहोगे 9 है ना, मुझे गोल और पीले बीज दिख रहे हैं, तो अनुपात आया 9। मैं बोलूंगा और क्या दिख रहा है, और आप बोलोगे सर मुझे गोल हरे भी दिख रहे हैं। 1 2 3, आप कहोगे 3 दिख रहे हैं गोल और हरे। मैं बोलूंगा और कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, मेरे को झुर्रीदार पीले भी दिख रहे हैं। 1 2 और 3, आप कहोगे 3 मुझे झुर्रीदार पीले दिख रहे हैं, और दिख रहा है क्या? हाँ 1 सर मुझे सबसे अलग दिख रहा है, तो झुर्रीदार भी है हरा भी है। ये बना अनुपात, फिक्स आएगा पेपर में, ऐसे आएगा। निम्न में से तृतीय नियम की F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात है 1:2:1 और 9:3:3:1 1:2:2। ये सारे रेशियो है, जेनेटिक्स की है सब। उत्तर क्या होगा? 9:3:3:1। 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार। क्लियर है यहां तक? ये तो था फिनोटाइप अनुपात। उतार लो तृतीय नियम की F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात। क्लियर है? अब ये रफ हो जाएगी सारी सारी, अब ढंग से समझ लेना। इसको रफ नहीं कर रहा हूं मैं, काटूंगा यहां से तब निकलेंगे, वरना कचरा हो जाएगा, पूरे दिन नहीं हो पाएगा ऐसे ही। मुझे तो याद है इसलिए मैं सीधा लिख दूं, पर आपको समझा रहा हूं कि आया तो आया कैसे। अब मैं बोलूंगा क्या सारे गोल पीले एक जैसी है क्या? जैसे हमने कहा था 3 लंबे 1 बना, तो सारे लंबे एक थोड़ी थे, 1 शुद्ध लंबा था, 2 तो अशुद्ध थे। ऐसे सारे गोल पीले एक जैसे नहीं है, कोई तो शुद्ध गोल शुद्ध पीला है, कोई शुद्ध गोल है अशुद्ध पीला है, कोई अशुद्ध गोल है शुद्ध पीला है, अलग अलग प्रकार के। तो अब लिखो F2 पीढ़ी का जीनोटाइप अनुपात। F2 पीढ़ी का जीनोटाइप अनुपात, ये ढंग से समझ लेना। निकालते हैं।
पहले लिख लेते हैं यहां पे, ये कौन सा है? शुद्ध गोल और शुद्ध पीले। ऐसे कितने दिख रहे हैं आपको? एक ही दिख रहा है, इसके जैसा कोई नहीं है। एक तो है शुद्ध गोल शुद्ध पीला, एक ही है। ऐसे कितने दिख रहे हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक तो होना चाहिए आर दोनों बड़े, वाई एक बड़ा एक छोटा, एक ये रहा। और इसके अलावा कोई है क्या? गया। ये कितने हैं? दो। अब ऐसे अशुद्ध तो गोल हो और शुद्ध पीले हो, ऐसे कितने दिख रहे? एक तो ये पड़ा, इसके जैसा एक ये पड़ा, दो दिख रहे हैं। अब अशुद्ध गोल और अशुद्ध पीले, अशुद्ध गोल अशुद्ध पीले कितने दिख रहे हैं? एक, दो, तीन, चार। ये सीक्वेंस में आते हैं सदैव से, चार ही है। कितने? यहां पे कौन सा आर था? कैपिटल था क्या? yes, कोई ना, चेक कर लेंगे। अब ऐसे कितने दिन? शुद्ध गोल और शुद्ध हरे, शुद्ध गोल शुद्ध हरे, एक और कोई नहीं है। ऐसे कितने दिख रहे हैं? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। एक तो ये पड़ा, एक ये पड़ा, और कोई है क्या? अशुद्ध गोल है, शुद्ध है, दो है। ऐसे कितने दिख रहे हैं? स्मॉल आर कैपिटल वाई। एक ही है, ये दो है। कौन से? शुद्ध झुर्रीदार अशुद्ध पीले, शुद्ध झुर्रीदार अशुद्ध पीले कितने हैं? ये एक है। शुद्ध झुर्रीदार शुद्ध हरा। अब डायरेक्ट देखो, ये अनुपात थोड़ा सा लंबा है, तरीका बता दूंगा। तृतीय नियम की F2PD का जीनोटाइप अनुपात क्या है? 122 412 121। गलत ना हो जाए, चेक करें। सारे पौधे कितने? 16 थे। 2 2 1 3 2 5 4 9 1 10 2 12 1 13 2 15 1 16 पूरे हैं। अब देखो, ये अनुपात उतार लो पहले तो, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे याद करना है इसको। 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद रहता है ना सबको, और 9 नंबर का मोबाइल नंबर है ये, ठीक है? एक तरीके से याद करवा दूंगा। तो पूछेंगे ना F2PD, तृतीय नियम की F2PD का जीनोटाइप अनुपात। आप बोलोगे 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। अब इसको कैसे करना है? मैं 4 क्वेश्चन देता हूं आपको, 4 ऑप्शन देता हूं, आपको बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा ये। उतार लिया? इधर देखो, देखो 122 को मैं 122 लिख दूं, 412 को मैं 421 भी लिख सकता हूं, 421। 121 को 121 रहने दूं, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन है, मैं 122 को तो 122 ही रहने दूं, 412 को 412 रहने दूं, मैं 121 को लिख सकता हूं 211 लिख सकता हूं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब मैं 122 को लिख सकता हूं 221, 200। फिर मैं
412 को लिख सकता हूं 142 लिख सकता हूं, 121 को 121 ही रहने दूं, सारे सही है, कैसे भी आ सकता है। तो अब इसको गलत करते हैं। देखो ये आंसर हमारा सही है। देखो जिस आंसर में 4 बार एक के 4 बार दुए एक चौका आएगा ना, वो उत्तर सही है। देखो 1 2 3 4, 4 बार एक आ रहा है, 4 ही बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 चौका आ रहा है एक बार। जिस आंसर में 4 बार एक के 4 बार दुए एक बार चौका आएगा, वो उत्तर सही है। चेक करके देखो, 1 2 3 ही बार एक का आ रहा है, गलत। 1 2 3 4 5 बार दो आ रहा है, गलत। 1 2 3 4 5 बार दो आ रहा है, गलत। 1 2 3 4 बार एक का, ठीक। 1 2 3 4 4 बार दुए एक चौका, ये उत्तर सही है। काउंटिंग करने से सारा 16 आएगा, वो गलत हो जाएगा। हाँ, काउंटिंग करने से सब में ही 16 आ जाएंगे, पर आप काउंटिंग करने 16 करोगे तो आप मान लो 14 कुछ और कर दिए, 2 आप शुद्ध गोल शुद्ध पीले कर दो, तो शुद्ध गोल शुद्ध पीले 2 होंगे कहां से, वो है ही एक। तो काउंटिंग करने 16 तो सब में ही आएंगे। आंसर सही वो होगा जिसमें 4 बार एक के 4 बार दुए एक बार चौका आएगा, वो उत्तर आपका सही है। अभी मैंने की थी ना, 122 को 221 दे देगा तो भी सही है, 412 को 142 का तो सही है, 121 को 211 लिख लो वो भी सही है। तो उत्तर वो सही होगा जिसमें 4 एक के 4 दुएर एक चौका आएगा। सीक्वेंस में कैसे होगा, अगर इस टाइप से लिखा हुआ है ना, इस टाइप से, ये ऊपर से लिखे हुए, ये इस टाइप से लिखा हुआ है ना, फिर उत्तर सेम टू सेम यही रहेगा। अब आप चेंज नहीं कर सकते। अब इसको मैं चेंज करके बताऊं कैसे करते हैं, अभी तो ऐसे ही रहेगा। अब मैं ये कैपिटल आर है ना, इसको यहां कर देता हूं, इसको यहां कर देता हूं, इसको यहां कर देता हूं। अब ये फिक्स है, ये 1 था, ये 2 है, ठीक है। शुद्ध गोल शुद्ध पीला 1 ही है, तो अब ये आगे हो गया। तो फिक्स है शुद्ध गोल शुद्ध पीला 1, शुद्ध गोल है शुद्ध पीला 2, ऐसे है ये 3 नियम खत्म। यहां तक कोई डाउट? अब 10 मिनट हो रहे हैं, बैठ जाओ, मुझे भी प्यास लगी। तुम लोग तो सीधे बैठे हो, मैं 1.5 घंटे से बोल रहा हूं ना, तो गला तो मेरा भी सूख रहा है। मरोगो नहीं थे वो मानस हो, कौन कोई क्या मरोगे, गस्ते बाहर है धरती पर, कुछ नहीं होगा, की कौन बिगड़े। तुम लोगों को 1.5 घंटे बैठना, इतना तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। मैं 1.5 घंटे से लगातार बोल रहा हूं, ऐसे क्या कर रहे हो? अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रभाविता के प्रकार। जेनेटिक्स खत्म हो गई, 3 नियम खत्म हो गए, पर थोड़ा सा ध्यान रखना, पहला नियम है ना जो, उसके 3 टाइप हो रहे हैं, इतना ही है इसमें। 3 टाइप में छोटी छोटी 3 लाइनें हैं। प्रभाविता होती है 3 प्रकार की, ये नाम आते हैं पेपर में। एक होती है पूर्ण प्रभाविता, एक होती है अपूर्ण प्रभाविता, एक होती है सह प्रभाविता। प्रभाविता कितने प्रकार की होती है? तो पहला नियम है जो प्रभाविता है वो 3 प्रकार का है। तो लिखो प्रभाविता के प्रकार, पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता। नाम से ही पता चल रहा है, क्लियर है। पूर्ण तो 100% जो प्रभावी होगा वो पूर्ण प्रभावी है, अपूर्ण आधा कुछ रह जाएगा। सह प्रभाविता, प्रभाविता भी है, ऐप दोनों भी है। भैंस के खाल के बाल है, मवेशी होते हैं, मवेशी, मवेशियों के खालों के बाल, उनको रेयोन कहा जाता है, रेसा एक रेयोन, वो सह प्रभाविता। पेपर में आता कौन सा निम्न में से सह प्रभाविता दर्शाता है? रेयोन दर्शाता है। रेयोन क्या होता है? मवेशियों के खालों के बाल होते हैं, वो उदाहरण है, एग्जाम्पल आ जाते हैं पेपर में। अब देखो पूर्ण प्रभाविता कुछ नहीं है। पूर्ण का मतलब हो गया 100%, प्रभाविता का मतलब प्रभावी। कोई भी लक्षण 100% प्रभावी हो गया ना, वो पूर्ण प्रभाविता है। कहां होता है? ये F1 पीढ़ी में होता है। पहले नियम की पहली पीढ़ी देखो, लंबे को बोने के साथ मिला, लंबे 100% प्रभावी है, तो पूर्ण प्रभाविता है।
तीसरे नियम की पहली पीढ़ी देख लो, गोल और पीले को झुर्रीदार हरे के साथ मिलाया, गोल पीले 100% प्रभावी है, झुर्रीदार आए नहीं, तो पूर्ण प्रभाविता कहते किसको है? मेंडल के नियमों की जो उत्पन्न पीढ़ी है ना, उन सब में ही पूर्ण प्रभाविता होती है। तो पूर्ण प्रभाविता में एक नंबर शुरू करो, पूर्ण प्रभाविता सीधा लिख लो, मेंडल के नियमों से प्राप्त, मेंडल के नियमों से प्राप्त F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी को पूर्ण प्रभाविता कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। बस पहली पीढ़ी होती है ना, वही पूर्ण प्रभाविता है, और कुछ नहीं पढ़ना। तो पेपर में पूछ लेते हैं कि पूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? F1 पीढ़ी को कहते हैं, और किसको कहते हैं? पहले नियम के पहली पीढ़ी पूर्ण प्रभाविता है, तीसरे नियम के पहली पीढ़ी वो पूर्ण प्रभाविता है, काम खत्म। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपूर्ण प्रभाविता, पहली बात है अपूर्ण प्रभाविता है ना, वो कुछ अलग है। ये काम मेंडल ने किया था, ये काम किया था कार्ल कोरेंस ने। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार्ल कोरेंस। ये कार्ल कोरेंस नाम का बंदा ऐसा बंदा था जिसने मेंडल को फेल कर दिया था। इसने कुछ अलग ही काम कर दिया मेंडल के बीच में। क्या? मेंडल ये कहता कि कोई दो लक्षणों को मिलाओगे ना, एक लक्षण पहली पीढ़ी के अंदर प्रभाव में आएगा और एक छुपेगा। ऐसा ही हुआ है मेंडल के नियमों में। एक कहता कि दो में से एक प्रभावी होगा, एक लंबे और बोने में से क्या प्रभावी? लंबा। गोल पीले झुर्रीदार हरे में से गोल पीला। वो कह रहा है दो लक्षणों में एक प्रभावी होगा। इसने काम ऐसा किया कि प्रभावी हुआ ही नहीं, नया नमूना निकाल दिया इसने। तो अपूर्ण प्रभाविता के प्रयोग किसने प्रस्तुत किए थे? पहली बात, मेंडल ने नहीं किए। अपूर्ण प्रभाविता के प्रयोग किए थे कार्ल कोरेंस ने, एक वैज्ञानिक था। इसमें पादप कौन सा था? मटर नहीं थी, मटर नहीं थी इसमें। यह प्रयोग किए थे कार्ल कोरेंस ने रात रानी पर। रात रानी पुष्प देखा होगा, फूल, रात रानी पे किए थे। रात रानी है, उस समय के हिसाब से चलता है ना, इसलिए रात रानी को 4 o'clock प्लांट कहते हैं। समय के हिसाब से बदलती है रात रानी, है ना, इसलिए इसको 4 o'clock प्लांट, टाइम के हिसाब से 4 बजे समय, 4 o'clock प्लांट या 4 o'clock पादप कहा जाता है। इसका एक क्षेत्रीय भाषा में नाम और भी है, सामान्य गुल ए अब्बास। रात रानी का एक और नाम भी है, गुल ए अब्बास। तो चाहे बोलो रात रानी, चाहे बोलो 4 o'clock प्लांट, चाहे बोलो गुल ए अब्बास। अच्छा, इसमें रात रानी का कौन सा लक्षण चुना? जैसे मेंडल चुन रहा था कहीं पर पादप की लंबाई, कहीं पर बीज की आकृति, कहीं बीज का रंग। इसने पुष्प पे काम किया था, पुष्प का रंग चुना इसने। और आपको पता है रात रानी कितने प्रकार की आती थी? ऐसी रात रानी आती थी जिसके लाल फूल भी होते थे और सफेद भी होते थे। आजकल जो रात रानी आ रही है ना, उसके गुलाबी फूल आते हैं, पिंक कलर के होते हैं। किसने दिए? इसकी देन है। कैसे काम किया? इधर देखो। पहली बात, अपूर्ण प्रभाविता के प्रयोग किसने प्रस्तुत किए? कौन सा पादप अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है? रात रानी या 4 o'clock प्लांट या गुल ए अब्बास। अपूर्ण प्रभाविता में रात रानी पादप के किस लक्षण का चयन किया गया? पादप की लंबाई, बीज की आकृति, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, रंग पे चयन किया। अच्छा, रात रानी के अलावा पूछे एक और पादप भी है, हमारे नहीं होता एक, ये जर्मन साइड में पाया जाता, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन। ये क्वेश्चन आया पेपर में। हमारे रात रानी जैसा काम करती है ना, वहां स्नैपड्रैगन काम करता है। तो अपूर्ण प्रभाविता कौन सा पादप दर्शाता है? रात रानी ना आया तो 4 o'clock प्लांट, नहीं तो गुल ए अब्बास। ये नहीं आए तो दूसरा पादप पूछे तो स्नैपड्रैगन। ये पादप होता है, इसकी जो पत्तियां होती है वो कुत्ते की 4 टांगों की तरह लटकती रहती है। जैसे कुत्ता है, उसको आपने बांध करके लटका दिया ऊपर छत पे, अब उसकी 4 टांगे आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसी इसकी पत्तियां होती है, इसलिए इसको कुत्ता पादप कहते हैं। स्नैपड्रैगन या कुत्ता पादप या डॉग प्लांट के नाम से जाना जाता है इसको, डॉग प्लांट।
स्नैपड्रैगन, कुत्ता पादप या डॉग प्लांट, 6 में से कोई भी नाम आ जाए, बिना सोचे समझे टिक कर देना। कौन सी है ये? कौन सा पादप अपूर्ण पुरोहिता दर्शाता है? रात रानी, 4 o'clock प्लांट, गुल्ले अब्बास, स्नैपड्रैगन, कुत्ता पादप, डॉग प्लांट, कोई भी नाम आए। अब करवाते इसके प्रयोग। यहां तक क्लियर है? इसने क्या किया, इसने रात रानी के जो लाल पुष्प थे ना, लाल रंग के फूलों को सफेद रंग की रात रानी के परागकणों के साथ मिला दिया। अब लाल और सफेद में से बढ़िया कौन सा दिखाई देगा? लाल खतरे के चिन्ह बनते हैं, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो लाल बढ़िया दिखेगा, बढ़िया दिखेगा। लाल प्रभावी है तो बड़े से लिखेंगे, लाल मतलब रेड। एल क्या बना? आप सफेद के लिए नहीं सर व्हाइट लिख दूंगा, डब्ल्यू ना। एक लक्षण के साथ मिल रहा है तो एल भी एक ही रहेगा। बड़ा आर रेड लाल है, लाल की तुलना में थोड़ा सा अप्रभावी है, छोटा कर दो। नर्मदा मान लो, क्या करेंगे? वही क्रॉस पहली पीढ़ी में जो किया था, यहां पर क्या करेंगे? वही क्रॉस। एक को नर एक को मादा मान लो, मिलाकर देखते हैं। इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, क्या पैदा हुआ? यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? ये अपूर्ण प्रभाविता की कौन सी पीढ़ी आई है? ये अपूर्ण प्रभाविता की पहली पीढ़ी है। अब हिसाब किताब से देखें तो हम ऐसे लिखते थे, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, शुद्ध गोना लिखते थे, शुद्ध गोल, अशुद्ध गोल। इसका मतलब इसको अशुद्ध लाल कहना चाहिए, ये शुद्ध लाल है तो ये अशुद्ध लाल होना चाहिए, नहीं हुआ। मेंडल वाले सिस्टम से लाल सफेद मिलाई तो लाल आने चाहिए थे, एक प्रभावी एक अप्रभावी। ये लाल और सफेद को मिलाया तो प्रभावी कोई आया ही नहीं, गुलाब भी प्रकट हो गया। इसका नाम अशुद्ध लाल नहीं है। आप कहोगे सर ये शुद्ध लाल है, ये अशुद्ध लाल है, तो ये शुद्ध सफेद है, ऐसे बनाते नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं। तो ये सारे के सारे आगे गुलाबी। तो आपसे पूछेंगे अपूर्ण प्रभाविता में रात रानी पादप के कैसे पुष्प प्राप्त हुए? लाल, सफेद, गुलाबी, पीले, ऐसे नाम आ जाएगा गुलाबी। तो मेंडल क्या कहता कि 2 लक्षणों में से एक प्रभावी होता है, तो प्रभाविता होगी फेल, नहीं हुई क्या? मेंडल कहता 2 में से एक प्रभाव में आता है, आया ही नहीं, गुलाबी आ गया, तो प्रभाविता फेल होगी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? आनुवंशिकी का कौन सा नियम प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है? अपूर्ण प्रभाविता नहीं करती, बाकी सारे ही काम करती है बाकी। इसलिए इंपॉर्टेंट नीचे लिख लो कि F1 पीढ़ी में सभी पुष्प गुलाबी प्राप्त हुए। नीचे लिख लेना, यह प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है, यह प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही।